अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि सोल ट्रेडर बिजनेस क्या होता है और सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसके जो सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा। और इनकम स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सोल ट्रेडर बिजनेस आप में से जो कॉमर्स मेजोरिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से बिजनेस पढ़ते हैं, उनको तो आइडिया होगा कि सोल ट्रेडर क्या होता है। तो ये वो बिजनेस होता है जिसका ओनर एक सिंगल पर्सन होता है। अब हो सकता है इसने और एम्प्लॉयज भी रखे हुए बिजनेस की रनिंग के लिए, लेकिन जो उसका ओनर है ना, या उसका प्रोप्राइटर है, वो हमेशा एक सिंगल पर्सन होगा। अब इसकी एग्जांपल है कि जैसे मैं अपने बाइक के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ये वसीम ऑटोज जाता हूँ, मेरे घर से करीब है। वसीम ऑटोज का जो ओनर है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन है जो कि वसीम मैकेनिक है। अब उसने और वर्कर्स भी रखे हुए हैं अपने काम के लिए, लेकिन ओनर वो खुद है उस शॉप का। इसी तरह अपने छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रियल स्टेट की जो शॉप्स होते हैं, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं स्मॉल स्केल पे, वो यूजुअली सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं। उनका ओनर एक सिंगल पर्सन होता है। तो सबसे पहले देखिए, सोल ट्रेडर का इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनता है। जो आपके आईजीसीएस या ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी भी इनकम स्टेटमेंट ही का वर्ड यूज होता है। लेकिन जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अब उनके एग्जाम्स में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज होता है। फ्रॉम 2023 इनकम स्टेटमेंट का वर्ड ऑब्सोलीट हो गया है ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस यूज होते हैं और इन्हीं को यूज करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो हम पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो हमारा नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स आ जाता है। और सेल्स रिटर्न आप लोग कंडो मेरी कंट्रोल अकाउंट्स की वीडियोस देखी है या बेसिक्स की वीडियोस देखी, तो उससे आइडिया होगा कि सेल्स रिटर्न क्या होता है। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स एक तरह का एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस है जो हमें ये शो करेगा कि जो गुड्स हमने कस्टमर को सेल किए हैं उसकी हमें कॉस्ट क्या आई थी। अब एक कॉस्ट अगर हम बाय करके सेल करें तो कॉस्ट ऑफ परचेज होगा। अगर हम मैन्युफैक्चर करके सेल करें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन यहाँ जो हम सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं ना, इसका इसमें जो मेन फोकस है वो ट्रेडर या सर्विस बिजनेस में ही होगा। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसके लिए आईजीसीएसई ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों लेवल्स में एक सेपरेट टॉपिक है, विच इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है कि वो बाय करता है, इन्वेंट्री बाय करता है, उसको सेल करता है। तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। इसकी एग्जाम्पल जैसे इम्तियाज हैं, नाहिद हैं। ये बिजनेसेस दूसरे सप्लायर से गुड्स बाय करते हैं और अपने स्टोर्स में सेल करते हैं। तो इसमें देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री ईयर बिगनिंग में जो अनसोल्ड गुड्स है वो होते हैं। और यूजुअली देखिए रियल लाइफ में भी यही होता है कि जो हम गुड्स पहले परचेज करते हैं उसको हम पहले सेल करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इम्तियाज है या कोई फार्मेसी है, तो उसने जो मेडिसिन या जो उसने कुछ पहले परचेज किए वो उसको सेल करने की पहले कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक्सपायर भी हो सकते हैं, वो ऑब्सोलीट भी हो सकते हैं, वो स्पॉइल भी हो सकते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर बिक जाएगी। उसके बाद हम परचेजेस ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जो परचेज कॉस्ट है। और इसमें हम कैरेज इनवर्ड्स भी ऐड करते हैं। कैरेज इनवर्ड सिंपली कि जो गुड्स हम परचेज करें सप्लायर से, उन गुड्स को अपने बिजनेस प्रेमिसेस में हमें अपने वेयर हाउसेस में उसको ट्रांसपोर्ट भी करवाना होगा। तो उसका जो एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो सिंपली कैरेज इनवर्ड्स होता है। तो फॉर एग्जांपल इम्तियाज ने या नाहिद ने अपने डिफरेंट सप्लायर से गुड्स परचेज किए, और उसको अपने वजह से पता वेयर हाउसेस पे अपने जो स्टोर्स हैं उस पे उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, तभी वो बेच पाएगा कस्टमर्स को। तो उसकी जो से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो कैरेज इनवर्ड्स होगी। तो क्योंकि ये परचेज कॉस्ट को बढ़ाएगी, इसलिए कैरेज इनवर्ड्स ऐड किया जाता है। अब इसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, क्योंकि ये गुड्स जो है वो हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो एक कस्टमर को सेल नहीं हुए। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हम माइनस करते हैं। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री
अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो करंट ईयर के एंड में अनसोल्ड गुड्स है वो होते हैं। तो जो करंट ईयर के एंड में अनसोल्ड गुड्स हैं इसका मतलब वो कस्टमर्स को सेल नहीं हुए। और अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम उन गुड्स की स्पेसिफिकली कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जो हमने कस्टमर्स को सेल किए। तो इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अनसोल्ड गुड्स है, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करेंगे जब कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ जाएगा। और फिर रेवेन्यू सेल्स में से वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल मैं माइनस करूंगा, तो फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर मेरी कोई सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम है तो वो अदर इनकम्स के तौर पे मैं ले सकता हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड है, गेन ऑन डिस्पोजल है, और रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अब तो वैसे ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अलाउंस फॉर इनरिकवरेबल डेट्स। इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंट इनकम भी, और भी कोई इनकम हो सकती है, कमीशन इनकम भी हो सकता है। अच्छा, इस टॉप अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक है ना, उसके लिए आपको तो बिल्कुल अकाउंटिंग की बेसिक्स है वो आनी चाहिए। तो वो भी मैंने एक पूरी प्ले लिस्ट पे सारी बेसिक्स अपने चैनल में कवर की है। और सर्टेन सिलेबस के टॉपिक्स हैं ओ लेवल, आईजीसीएसई और एएस लेवल में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है। फॉर इंस्टेंस आपका बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, कंट्रोल अकाउंट्स है, डेप्रीसिएशन है, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स है। तो इन सब टॉपिक्स की आपको इस टॉपिक को करने से पहले, या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टॉपिक करने से पहले नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसकी उन टॉपिक्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस में। अभी जब मैं अपकमिंग वीडियोस में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करूंगा सोल ट्रेडर के, फॉर बोथ ओ लेवल, आई जी सी एस एंड ए एस लेवल, तो आप लोग को वहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे गुल अहमद है तो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है कपड़े प्रोड्यूस करके सेल करना, या इम्तियाज है जो गुड्स हैं, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रॉकरी और ये सब बाय करके सेल करता है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम उसका उससे। उसके अलावा उसने अब तो कोई जगह रेंट पे दी हुई है तो वहाँ से कोई रेंट इनकम हो जाएगी। कोई इसने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई एसेट्स को बेच, नॉन करेंट एसेट को बेच के गेन और डिस्पोजल हो गया तो वो उसकी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम इस अदर इनकम में आती है। वो इनकम जो ओकेजनली बिजनेस की होती है वो रूटीन इनकम नहीं है बिजनेस की, वो अदर इनकम्स में आती है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में हम ये अदर इनकम ऐड करते हैं तो उसके बाद जो फिगर है उसका कोई नाम नहीं होता। उसके बाद हम उस पे से जो बाकी एक्सपेंसेस है दे आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर नहीं कवर होते वो उसको हम फिर एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं। रेंट है, वेजेस एंड सैलरीज है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, इंश्योरेंस, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लॉस ऑन डिस्पोजल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स। अच्छा, अब कैरेज फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट को कहते हैं। अब कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? अगर हम कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं ना, या हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और हम कस्टमर से उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं, और बिजनेस खुद जो सेल्फ डिलीवरी कॉस्ट चार्जेस बेयर कर रहा है, तो वो हमारे लिए फिर कैरेज आउटवर्ड्स का एक्सपेंस के तौर पे आएगा। अगर हम कस्टमर से डिलीवरी या शिपिंग के चार्जेस ले रहे हैं तो फिर हमें कैरेज आउटवर्ड्स का एक्सपेंस नहीं आता। जैसे सर्टेन बिजनेसेस में होता है कि अगर आप इतने वैल्यू के गुड्स परचेज करें या बाय करें या ऑर्डर करें तो आपकी भी डिलीवरी फ्री हो जाएगी। तो आप बल्क में अगर बाय करेंगे तो आपकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी। तो उस केस पे बिजनेस पर खुद डिलीवरी कॉस्ट इंकर बेयर कर रहा होता है, तो उसको फिर कैरेज आउटवर्ड्स की एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड्स का उसको एक्सपेंस आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में सब ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर दूंगा तो बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट आ जाता है। अब प्लीज देखिए, फॉर आईजीसीएसई ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, नेट प्रॉफिट इज एन ऑब्जर्वेड प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। तो इस तरह आपका स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हो जाती है। अगर रेवेन्यूज एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है या रेवेन्यू एक्सपेंसेस से लेस है तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस शो करता है। इसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, लेकिन अब जो बैलेंस शीट अब हर लेवल पे ऑब्सोलीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यूज होता है।
तो अब देखिए रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस तो उससे स्टेप इसमें कवर हो गए। अब एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल जो हमारे रिमेनिंग थ्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। तो उससे हमें एक तरह से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। तो उससे पहले नॉन करेंट एसेट्स बनता है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू आपको शो करनी है। और जो इनको डेप्रिसिएशन आता है तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि नॉन करेंट एसेट्स की हमें नेट बुक वैल्यू शो करनी है। इसके इंटेंजिबल एसेट्स हैं अगर तो शो करते, वरना नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इतनी ए लेवल में आती किसी भी लेवल में आती नहीं है इतनी। अच्छा, करंट एसेट्स है। अब करंट एसेट्स का इशू ये कि उसे आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बनाना है। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनते हैं। लिक्विडिटी का सिंपली मीनिंग ये कि ease with which an asset can be converted into cash। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो इन्वेंट्री फॉरेन सेल नहीं होती, यानी अपने इन्वेंट्री को सेल्स करके उसे कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। उसके बाद अदर रिसीवर्स एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम भी रिसीव करने में टाइम लग सकता है कि हमने अनकर्ड इनकम रिसीव नहीं की। अदर रिसीवल्स यानी हमने अगर एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है और फिर हमें फैसिलिटी सर्विस रिसीव करने में टाइम लग सकता है। अच्छा, ट्रेड रिसीवल्स डिपेंड करता है कि बिजनेस ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे कस्टमर्स को या नहीं। तो उसके बेस में ये डिपेंड करेगा कि, मगर ये कि ट्रेड रिसीवल से भी एक हद तक कैश रिसीव करने में टाइम लगता है। कैश एट बैंक और कैश एट हैंड आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल, बैंक से भी आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से या ऑनलाइन एटीएम के जरिए। कैश एट हैंड होता है जो आपके हाथ में या आपके ड्रॉवर्स में रखा हुआ होता है। तो जो चीज़ें लीस्ट लिक्विड है यानी जिनको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है उनको हम पहले लिखते हैं, और जो चीज़ें ऑलमोस्ट कैश लाइक हैं उनको हम लास्ट में लिखते हैं। फिर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का टोटल करेंगे तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे इक्विटी और लाइबिलिटीज आते हैं। करंट लाइबिलिटीज आप आगे पीछे करते, मसला नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी अगर है तो उसे भी लेना होगा। और फिर इसका इक्विटी कैपिटल का सेक्शन देखे। अब ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैपिटल से, जो ईयर बिगनिंग का कैपिटल है। उसमें हम प्रॉफिट इसलिए ऐड करते हैं, यूजुअली प्रॉफिट सारा बिजनेस पर इन्वेस्ट हो रहा होता है, और अगर उसने प्रॉफिट विड्रॉ किया ओनर ओनर ने तो वो फिर ड्राइंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ओनर ने इन्वेस्ट किया तो वो भी इसमें ऐड होगा, और ड्राइंग्स इसमें से माइनस होंगी। ड्राइंग्स क्योंकि हमारे कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। और एक और बात बताता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट के, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। तो अब एसएफपी में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में होता है कि हमारे जो एसेट टोटल एसेट्स है ना, तो कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल उस एसेट्स के टोटल के इक्वल आना चाहिए। तो एक तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव कर रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और अगर हमारे कैपिटल और लाइबिलिटीज या इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल हमारे एसेट्स के टोटल से मैच करता है, तो इसका मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्टली प्रिपेयर किए। और प्रोबेबली फिर अपने हमने इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी करेक्टली प्रिपेयर किए, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस उसमें इक्विटी में एडजस्ट होता है। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया और सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस किए थे, क्योंकि इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इससे पहले ही हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इसके पहले के इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियोस करूँ मैं। तो आई होप सो आप लोग को सर्टेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़।